एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। अस्सलाम वालेकुम बेटा लेक्चर नंबर 57 में हम डिस्कस कर रहे हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो कि यूनिक के नोट्स के पेज नंबर 81 पर हैं 1 till 10। साथ में देखेंगे कि हम और कितने एडिशनल क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं जो और हमने शॉर्ट क्वेश्चन डिज़ाइन किए हुए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट से हैं। समझना आपने ध्यान से बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है अ मैन रेजेस हिज लेफ्ट हैंड। कहता है एक मैन है वो अपना लेफ्ट हैंड रेज कर रहा है इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। द इमेज फेसिंग हिम इज रेजिंग हिज राइट हैंड, एक्सप्लेन वाई। वो हमने छोटी सी चीज़ बस याद रखनी है कि जो प्लेन मिरर होता है, जो आप घर में मिरर यूज़ करते हैं, ठीक है, उस प्लेन मिरर में बनने वाले इमेजेस, जो प्लेन मिरर इमेज बनाता है वो वर्चुअल होता है, ठीक है, वो अपराइट होगा। अपराइट का मतलब है सीधा होगा, ठीक है। और फॉर एग्जांपल ये मिरर है, इफ दिस इज अ प्लेन मिरर, मैं इसके सामने अगर अपना ये लेफ्ट हैंड रेज करूंगा, देखिएगा जब मैंने अपना ये लेफ्ट हैंड इसमें रेज किया तो मेरा लेफ्ट हैंड मिरर के अंदर जो इमेज बन रहा होगा उसमें मेरा क्या शो हो रहा होगा, वो राइट हैंड शो हो रहा होगा। क्यों? प्लेन मिरर क्या करता है, लेफ्ट राइट को क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है। रिवर्स का मतलब होता है उल्टा देता है। यानी लेफ्ट को अगर आप अपना लेफ्ट हैंड रेज करेंगे तो इमेज के अंदर आपको राइट हैंड नजर आ रहा होगा, अगर आप राइट करेंगे तो इमेज में आपको अपना लेफ्ट नजर आ रहा होगा। ऐसे आपका इमेज, आपकी राइट आई इमेज में लेफ्ट होगी, लेफ्ट आई इमेज में राइट आई होगी। उसने क्या किया, सिर्फ लेफ्ट और राइट को रिवर्स करता है, फ्रंट को बैक या बैक को फ्रंट नहीं करता है। ऐसा नहीं कि आप मिरर के सामने खड़े हैं तो आपकी बैक साइड नजर आ रही हो, तो इतना सारा काम करता है। और दूसरी बात, प्लेन मिरर के, ये मिरर था, लीजिए ये हम सपोज कर लीजिए हमारा मिरर था। इस मिरर से जितनी दूर यहां पर कोई भी पर्सन है, जितनी दूर पर्सन होगा मिरर से, जितनी दूर है मिरर के अंदर उतनी ही दूर वो नजर आ रहा होगा। यानी जितनी दूर मैं मिरर से खड़ा हूं, फॉर एग्जांपल दिस इज मिरर, मैं मिरर से अगर इतने डिस्टेंस पर हूं, ये डिस्टेंस है मेरा मिरर से, तो मैं मिरर के अंदर इतने ही डिस्टेंस पर नजर आऊंगा। ये सिर्फ प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी है। कनकेव या कन्वेक्स मिरर में ऐसी बातें नहीं होती। तो दैट इज वाई जब वो पर्सन अपना लेफ्ट हैंड रेज करता है तो उसका लेफ्ट हैंड इमेज में, क्योंकि राइट और लेफ्ट के रिवर्स होने की वजह से कौन सा नजर आ रहा होता है, इमेज के अंदर राइट हैंड नजर आ रहा होता है जी। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है इन योर ओन वर्ड, आप ये एक्सप्लेन करके बताएं why light waves are refracted at a boundary between two materials। कि लाइट वेव दो मटेरियल्स के दरमियान जो बाउंड्री होती है, हमने सपोज किया जी ऊपर ये एयर थी, नीचे ये ग्लास था, तो ये दोनों के दरमियान दिस इज बाउंड्री, ये है जी बाउंड्री, ऐसी है जी। अब देखिएगा एयर की अपनी क्या है, एक स्पेसिफिक डेंसिटी, सिमिलरली इस ग्लास की अपनी डेंसिटी है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि एयर का अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, कितनी वैल्यू 1.003 की, ऐसी ग्लास की अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डिफरेंट वैल्यू है। तो ड्यू टू किस वजह से, स्पीड ऑफ लाइट चूंकि हर मीडियम में डिफरेंट है, एयर में सबसे फास्टर है, एयर के बाद वाटर की बारी आती है, वाटर के बाद ग्लास की, ठीक है। तो ये लाइट की रे जब इधर से इधर आ रही होती है, इस मीडियम में एंटर हुई तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है ड्यू टू डिफरेंस इन, किस वजह से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या डेंसिटी की वजह से। तो स्पीड चेंज होने की वजह से वो अपनी पाथ से डेविएट कर जाती है। दैट इज द रीजन ऑफ क्या चीज़,
रिफ्रैक्शन बाउंड्री से हमेशा उसने क्या करना है, अपने रास्ते को चेंज कर लेना है जी। क्लियर हो गया जी। क्वेश्चन 3 में कहता है एक्सप्लेन व्हाई अ फिश अंडर वाटर अपीयर्स टू बी एट डिफरेंट डेप्थ बिलो द सरफेस देन इट एक्चुअली इज, डज इट अपीयर डीपर और शैलोअर। ले जी, फिश अंडर वाटर अपीयर्स टू बी एट डिफरेंट, ले जी ये देखिएगा, ये वाटर था, ठीक है, वाटर के अंदर आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक फ़िश है, लीजिए फ़िश ही बना लेते हैं, कोशिश करते बन जाए अच्छी सी फ़िश। लीजिए यहाँ पर फ़िश है, ठीक है जी, ये जिस जगह पर है एक्चुअल तो इस जगह पर है ना, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसकी क्या कहलाती है, दैट इज कॉल्ड एज, इसे हम नाम देते हैं, ये कहलाती है जी रियल डेप्थ। लेकिन जब हम वाटर में इनसाइड द वाटर, यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा, ठीक है, वो उसको देख रहा है इनसाइड द वाटर, ठीक है, तो उसको एक्चुअल तो ये है ना, लेकिन उसको यहाँ से रिफ्रैक्शन की वजह से कहाँ पर नज़र आएगी, इस जगह पर नज़र आ रही होगी नहीं, वहाँ पर इस जगह पर नज़र आ रही होगी। यहाँ पर आने की वजह क्या, ये जो उसकी अब डेप्थ है दैट इज कॉल्ड एज, ये उसकी डेप्थ कहलाती है एपरेंट डेप्थ। वो रियल डेप्थ थी, ये एपरेंट डेप्थ। अब आपने एक चीज याद रखनी है कि रियल डेप्थ क्या होती है, हमेशा ज्यादा होती है, मोर देन किससे, जाहिर बात है किससे, एपरेंट डेप्थ से। तो जब वो रियल डेप्थ पर होती है तो वो क्या होती है, डीपर, नीचे। जब हम एपरेंट डेप्थ पर नज़र आ रही होती है, ये नज़र आने की वजह, एपरेंट डेप्थ पर नज़र आने की वजह क्या है, रिफ्रैक्शन। तो भाई रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से यहाँ पर ये एपरेंट डेप्थ होती है, ये हमेशा क्या होती है, दैट इज़ ऑलवेज शैलोअर। शैलोअर का मतलब होता है कम गहरी, ठीक है। इस बेस पर हमें फिश कहाँ पर नजर आती है, अ फिश अंडर वाटर अपीयर टू बी एट डिफरेंट डेप्थ बिलो द सरफेस, इट अपीयर्स टू बी शैलोअर बिकॉज एपरेंट डेप्थ इज ऑलवेज लेस देन रियल डेप्थ, या रियल डेप्थ इज मोर देन एपरेंट डेप्थ, एक ही बात होगी, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझने वाला जी। 3 वाला हमने कर लिया, फिश से रेलेवेंट। क्वेश्चन 4 में कहता है, 4 में है जी, डिस्कस करना हमने किस चीज़ को, कॉनकेव मिरर को। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें कहता है, स्टेटमेंट में कहता है जी, वाई नॉट कनकेव मिरर आर सूटेबल फॉर मेकअप, कि कनकेव मिरर सूटेबल फॉर मेकअप के लिए हैं या नहीं है, कब हैं और कब नहीं है, दे आर सूटेबल फॉर मेकअप। अब बड़ा आसान सी छोटी सी मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, आपने समझनी है, मेरे साथ साथ रहिएगा। लीजिए ये हमने एक मिरर बनाया, दिस इज अ कॉनकेव मिरर, जिसकी इनर कर्व्ड सरफेस रिफ्लेक्टिंग थी। ये डायग्राम्स बुक में नहीं बनी हुई, मैंने ये टॉपिक पूरा डिस्कस किया था एक सेपरेट। मिरर का सेंटर पोल, यहाँ पे मिरर का एफ एंड हेयर इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। देखिएगा, अब मैं सिर्फ पोजीशन बताऊंगा, पूरी रे डायग्राम कंप्लीट नहीं बनाऊंगा, इसलिए कि वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, हम ये डिस्कस कर चुके हुए हैं। ऑब्जेक्ट इस जगह पर है, यानी मिरर के सेंटर, ये पहला ऑब्जेक्ट है जी, ऑब्जेक्ट इस जगह पर आ गया, दूसरा ऑब्जेक्ट समझना आपने, ऑब्जेक्ट इस जगह पर आ गया, तीसरा ऑब्जेक्ट इस जगह पर आ गया, यहाँ ऑब्जेक्ट यहाँ पर आएगा। 5 डिफरेंट प्लेसेस हैं ऑब्जेक्ट की। हर प्लेस में सूटेबल क्यों नहीं है और क्यों है, देखिए कि जब ऑब्जेक्ट इस जगह पर होगा सी से बाहर, इसके बनने वाला इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ पर उल्टा। तो मिरर के सामने जब आप मेकअप कर रहे हैं तो आपकी शक्ल ही उल्टी नजर आनी है, नहीं सूटेबल। ऑब्जेक्ट जब सी पर आ जाएगा तो इसका इमेज भी यहाँ पर ही बनेगा, उतना ही साइज का बनेगा। दूसरे, ये मैंने 1 2 इसीलिए लिखा है कि रे डायग्राम नहीं बना रहा। ऑब्जेक्ट जब यहाँ पर आ गया तो इसका इमेज यहाँ पर किसी जगह पर बाहर बनेगा, ठीक है जी। तीसरा ऑब्जेक्ट जब इस पर आ जाएगा, इस पर आने का मतलब क्या हुआ, यानी इस केस के अंदर शक्ल ही नहीं नज़र आनी, तो मेकअप कैसे होगा। इन सारे केसेस में क्या है, नॉट सूटेबल। सिर्फ एक ही केस के अंदर सूटेबल है, जब यहाँ पर है, जब यहाँ पर है 5 वाला, तो उसका यहाँ पर उसने क्या बनाना है, इस जगह पर किसी जगह पर ये बनेगा जी, इमेज सीधा बन रहा है ना, तब आपकी अपनी शक्ल सीधी नज़र आएगी। तो फिर क्या होगा मेरा बच्चा,
कि जब ऑब्जेक्ट होगा बिटवीन एफ एंड पी, इस केस के अंदर क्या है, दैट इज सूटेबल कॉनकेव मिरर। अदरवाइज हर केस के अंदर ये सारे इमेजेस क्या बन रहे हैं, इन्वर्टेड, उल्टे बन रहे हैं। शक्ल उल्टी तो नहीं ना देखनी मेकअप के लिए। तो एक केस में सूटेबल है व्हेन इट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी या इनसाइड द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर, उस केस के अंदर सूटेबल है, बाकी सारे केसेस के अंदर नॉट सूटेबल है जी। वाई इज द ड्राइवर साइड मिरर इन मैनी कार्स कन्वेक्स रादर देन प्लेन और कनकेव। एक तो बात कहता है कि ड्राइवर साइड का जो मिरर है वो 5 वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, साइड मिरर वो क्या होता है, वाई इट इज कन्वेक्स। भाई वो कन्वेक्स मिरर होता है, रीजन उसकी क्या है, वो क्यों कन्वेक्स होता है, वो कनकेव क्यों नहीं हो सकता। ये मैंने कॉनकेव बनाया, दिस इज कॉनकेव मिरर था जी। पहली तो बात वो कनकेव इसलिए नहीं है कि उसने, ये कन्वेक्स मिरर साइड मिरर की बात कर रहा हूं, साइड पे जो मिरर होता है, साइड मिरर जिससे हम बैक गाड़ी को देख रहे होते हैं, साइड व्यू मिरर। अगर कनकेव होगा तो गाड़ी आपको उल्टी नजर आएंगी, ठीक होगी बात। जब इसके दरमियान गाड़ी बहुत करीब आ जाएगी मिरर के तो आपको वर्चुअल बहुत बड़ी सी नजर आएगी, मिरर के अंदर पूरी नहीं आएगी। अब अगर प्लेन मिरर लगाया जाता तो प्लेन मिरर ने क्या करना था, प्लेन मिरर की वजह से देखिएगा उसने क्या बनाने हैं, वर्चुअल सीधे, ठीक है, लेफ्ट को राइट, राइट को क्या कर देना उसने, लेफ्ट कर देना। लेकिन सिर्फ जो कन्वेक्स मिरर है उसी का ये एक काम है कि कन्वेक्स मिरर ने क्या करना है, ये कन्वेक्स मिरर ने क्या फंक्शन करना है, इसने कौन से इमेजेस बनाने हैं, बनाने तो इसने वर्चुअल तो हैं ही हैं, ठीक है, लेकिन इसने क्या बनाने हैं, स्मॉलर। आपको साइड व्यू मिरर से गाड़ी छोटी नजर आएगी, पता चल जाता है इधर आ रही होती है, एक्चुअल जगह पर नहीं होती। ये अब आपने चीज़ याद रखनी है, वर्चुअल बनाएगा, स्मॉलर बनाएगा और हमेशा क्या बनाएगा, इरेक्ट सीधे इमेजेस बनाएगा। तो दैट इज वाई कन्वेक्स मिरर जो होता है, द इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश, छोटे होते हैं। सो कन्वेक्स मिरर आर यूज इन ऑटोमोबाइल्स विच एनेबल द ड्राइवर टू सी द ऑटोमोबाइल्स कमिंग बिहाइंड हिम। साइड व्यू मिरर, फिर मैं बता रहा हूँ, याद रखना है कि ये जो साइड व्यू कन्वेक्स मिरर होता है ये असल डिस्टेंस नहीं बता रहा होता, दिस इज नॉट एक्चुअल डिस्टेंस। ये आपने याद रखना है कि आपने वो एक वर्चुअल डिस्टेंस बता रहा था कि इस जगह पर है, ताकि हम कॉन्शियस हो जाए जी साइड से कोई गाड़ी आ रही है। तो अगर आप मिरर से देखेंगे, ये साइड व्यू मिरर भी ये होता है, और गाड़ी में जो बैक मिरर लगा होता है ना अंदर जब हम बैठे होते हैं तो बैक व्यू मिरर वो भी वर्चुअल होता है, सॉरी वो भी कन्वेक्स होता है। आप उस मिरर से देखें पीछे अगर कोई पोल है तो मिरर से आपको पोल आपको बिल्कुल करीब नजर आएगा, जब आप वैसे अपनी आंख को पीछे करके या फेस को टर्न करके पीछे देंगे तो आपको दूर नजर आएगा। तो इसलिए ये एक्चुअल डिस्टेंस नहीं बता रहा होता, ये आप अपने ज़हन में रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है जी, When an optician testing room is small, he uses a mirror to help him test the eyesight of his patient. Explain why. देखिए अगर ऑप्टिशियन वो होता है जो जब हम आई साइट अपनी चेक करवाने जाते हैं ना, कहता है अगर उसका रूम छोटा है तो वो मिरर क्यों यूज़ करता है पेशेंट की आई साइट को चेक करने के लिए। वो मिरर इसलिए यूज़ करता है जी, देखिए कि मिरर यूज़ करने की वजह से उसके जो रूम का साइज़ है वो क्या हो जाता है, डबल। जहाँ पर पेशेंट होगा ना, if the optician room is small, then for testing the patient eyesight, original words are placed at the back side of patient. ये देखिएगा यहाँ पे उसने यूज करना है मिरर, एंड ये मिरर कौन सा होएगा, ये जो मैंने मिरर बनाया ना, अब देखिएगा डिस्टेंस इस रूम का साइज बड़ा कैसे हो जाएगा। ये मिरर है जी, दिस इज प्लेन मिरर। वो प्लेन मिरर इसलिए यूज करता है कि यहाँ पर वो पर्सन बैठा हुआ है सीट पर जो भी था, ठीक है जी, इस जगह पर वो पर्सन है, ठीक है। अब पर्सन की बैक साइड पर यहां पर वर्ड्स होते हैं, ये वर्ड्स बैक साइड पर हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहां से लेकर यहां तक मिरर का डिस्टेंस, मिरर के अंदर उतने ही डिस्टेंस पर, यानी इस किसको, ये जो पेशेंट था इसको यहां पर वर्ड्स नजर आ रहे होंगे। तो देखिएगा अगर उसके रूम का साइज हम कहते हैं इतना सा जी,
तो रूम का साइज ऑटोमेटिकली क्या हो गया, इंक्रीज हो गया ना, डबल हो गया ना ये डिस्टेंस, क्योंकि प्लेन मिरर के अंदर उतने ही डिस्टेंस पर उसको नजर आ रहे होते हैं। तो दैट इज वाई वो रूम का, अगर रूम का साइज छोटा तो फिर वो मिरर यूज कर लेते हैं, अदरवाइज अगर रूम का साइज लार्जर है तो फिर वैसे ही वो सामने वर्ड्स होते वो दिखा देता है जी। हाउ डज द थिकनेस ऑफ लेंस अफेक्ट इट्स फोकल लेंथ, थिकनेस ऑफ लेंस कैसे फोकल लेंथ को इफेक्ट करती है। देखिएगा ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है जी थिकनेस ऑफ लेंस कैसे फोकल लेंथ को इफेक्ट करती है। हमने एक रिलेशन पढ़ा था F इज इक्वल टू R/2 का, लेंस में भी यही रिलेशन होता है जी। अब देखिएगा फोकल लेंथ क्या होती है, हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। थिकनेस ऑफ लेंस, कर्वेचर ऑफ लेंस अफेक्ट द फोकल लेंथ। अ थिक लेंस हैज शॉर्टर फोकल लेंथ। थिक लेंस का मतलब क्या होगा, ये लेंस थिकर है, फैटर जिसको कहते हैं मोटा, ये थिक है। जो थिक लेंस होगा उसकी एफ फोकल लेंथ क्या होगी, हमेशा शॉर्टर, कम, ठीक है। उसका कर्वेचर ज्यादा होगा, कर्वनेस ज्यादा होगी। और जो थिन लेंस होता है, ये मैंने थिन बनाया, बारीक, उसका कर्वेचर भी कम होता है। तो थिन लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी, दैट इज लार्जर, यानी फोकल लेंथ चेंज होगी ना लेंस के साइज के साथ, थिन हुआ और थिक हुआ जी। ठीक हो गया जी। अंडर व्हाट कंडीशन विल अ कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज। लो जी ये तो क्वेश्चन देखिए कंसेप्चुअल में भी आ गया है, हमने एमसीक्यूज के अंदर भी किया था। कहता है कन्वेक्स लेंस कब वर्चुअल इमेज बनाता है, ये हम बार बार डिस्कस कर चुके हुए हैं। तो हम सिंपल सा बता देता हूँ कि जब ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होगा, शॉर्ट सा आंसर बता रहा हूँ जिसको, जब ऑब्जेक्ट होगा बिटवीन एफ एंड लेंस, भाई लेंस और उसके दरमियान में होगा, तो उस वक्त वो जो कन्वेक्स लेंस होता है वो एक्ट करता है किसके तौर पर, एज आ, वो वर्चुअल इमेज बनाता है और मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पर एक्ट करता है। अंडर व्हाट कंडीशन विल अ कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म्स अ रियल इमेज दैट इज द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। बिल्कुल जी, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। किस केस में कन्वेक्स लेंस उसी साइज का इमेज बनाता है। कहता है अंडर व्हाट कंडीशन विल अ कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म्स अ रियल इमेज। ये लेंस था जी, ले जी ये लेंस कन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है वो, कन्वर्जिंग लेंस मैं बता चुका हूं, कन्वर्जिंग लेंस कन्वेक्स लेंस होता है जी। कहता है अंडर व्हाट कंडीशन विल अ कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म्स अ रियल इमेज। लेंस का अपर्चर, लेंस का ऑप्टिकल सेंटर, ये पॉइंट था जी F, ये पॉइंट था जी 2F। अब क्या है जी, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ, कहता है उसी साइज का इमेज बनाए। यहां पर है जी F और इधर है जी 2F। अगर ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस होगा, 2F पर प्लेस होगा, दिस इज ऑब्जेक्ट, तो उसका इमेज भी कहां पर बनेगा, 2F पर ही बनेगा। ये जी इमेज बना है, और ये जो इमेज बनता है ये सेम साइज का बनता है, ये इमेज रियल बनता है, ये इमेज इन्वर्टेड उल्टा होता है जी। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस होना चाहिए, एट, शॉर्ट आंसर है जी 2F। डिटेल आपने लिख लेनी है जी। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है वाई डू वी यूज रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप विद लार्ज ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ। जी टेलीस्कोप के अंदर, टेलीस्कोप के अंदर हम जो ऑब्जेक्टिव लेंस यूज़ करते हैं वो लार्जर फोकल लेंथ का इसलिए रखा जाता है कि इसने इन्फिनिट डिस्टेंस पर बहुत दूर की चीज़ को का इमेज प्रोड्यूस करना होता है। आई पीस के फोकल अपने इस टेलीस्कोप के ऑब्जेक्टिव लेंस ने अपने फोकल पॉइंट पर इमेज प्रोड्यूस करना होता है, और वो इमेज क्या होता है, इन्वर्टेड छोटे साइज का रियल इमेज प्रोड्यूस करता है। तो दूर की चीज देखने के लिए लार्जर फोकल लेंथ का क्या यूज किया जाता है, ऑब्जेक्टिव लेंस यूज किया जाता है, ताकि लार्जर डिस्टेंस पर देखा जा सके। ठीक होगी बात। तो वो रीजन उसकी क्या होती है कि हमें मैग्निफिकेशन अच्छी मिल जाए। मैग्निफिकेशन का मतलब है दूर की चीज होगी, पहले उसका एक छोटा सा इमेज बनेगा, ठीक है, रियल इमेज बनेगा,
उस इमेज को आई पीस दोबारा से एक वर्चुअल एंड लार्ज इमेज बना देता है। मैग्नीफिकेशन, साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट में रेशो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है जी। ये होगी जी बेटा हमारे 1 till 10 कंसेप्चुअल क्वेश्चन। इन कंसेप्चुअल क्वेश्चन के साथ हम और देखते हैं जी एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन हम और कितने कर सकते हैं इसी लेक्चर के अंदर। कोशिश करते हैं जी मैक्सिमम हम करें ताकि हम आप जब भी एक लेक्चर देखें तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ज़्यादा सारी मिल जाए। लीजिए 10 तक थे हमारे बुक के, ये बुक के एक्सरसाइज तक थे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। उसके बाद कुछ एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये वो एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन सारे ऑलमोस्ट हम कर चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको एक दफ़ा रिवाइज करवा देता हूँ। एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चंस जी ये है जी ऑन पेज नंबर, हम नोट्स में से कर रहे हैं। नोट्स के अभी आगे कंटिन्यू चलते जा रहे हैं, पेज नंबर में लिख रहा मैं सीक्वेंस बताता जाऊंगा आपको। कुछ ऐसे जिनकी मैं सिर्फ स्टेटमेंट रीड आउट करूँगा, वहीं से पढ़ के आपको बता दूंगा। 11 में कहता है जी फॉर विच पर्पज गैस्ट्रोस्कोप, सिस्टोस्कोप एंड ब्रांकोस्कोप आर यूज। किस पर्पज़ के लिए गैस्ट्रोस्कोप, सिस्टोस्कोप और ब्रांकोस्कोप यूज़ होती है। तो हमने पढ़ा था गैस्ट्रोस्कोप हम यूज़ करते हैं स्टमक को व्यू करने के लिए, सिस्टोस्कोप हम यूज़ करते हैं लिवर के लिए या ब्लैडर के लिए, और ब्रोंकोस्कोप सोर थ्रोट गला ख़राब जब होता है उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 12 में व्हाट आर स्फेरिकल मिरर, आल्सो राइट देयर टाइप्स। स्फेरिकल मिरर क्या है, अ पोर्शन ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ हॉलो स्फीयर इज कॉल्ड एज स्फेरिकल मिरर। टाइप्स उसकी कितनी हैं, दो तरह के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। वन इज कॉल्ड एज प्लेन मिरर एंड अदर वन इज कॉल्ड एज वन इज कॉल्ड एज कॉनकेव मिरर, अदर वन इज कॉल्ड एज कन्वेक्स मिरर। प्लेन मिरर इज नॉट अ टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर, याद रखना है। डिफाइन प्रिंसिपल एक्सिस एंड प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल एक्सिस और प्रिंसिपल फोकस क्या है, वो लाइन, ये चाहे लेंस की बात करे चाहे वो आपसे मिरर की बात करे। लेंस मिरर है तो मिरर के केस के अंदर द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ मिरर इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। और लेंस के केस के अंदर द लाइन पासिंग थ्रू कहाँ से, सेंटर ऑफ स्फीयर से और ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल फोकस क्या है, प्रिंसिपल फोकस अगर मिरर की हम बात करें, कॉनकेव मिरर की बात करें, हम पढ़ चुके हैं। तो कॉनकेव मिरर में लाइट की रे सारी कन्वर्ज हो जाती है सिंगल पॉइंट पर, दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल फोकस। लेंस के अंदर, कन्वेक्स लेंस के अंदर लाइट की रेस, पैरेलल रेस कन्वर्ज हो जाती है सिंगल पॉइंट पर, जिसे हम क्या नाम देते हैं, प्रिंसिपल फोकस का। डिफाइन फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या है, चाहे वो मिरर है चाहे वो लेंस है। मिरर है तो मिरर के केस के अंदर फोकल लेंथ होती है दो चीज़ों के दरमियान डिस्टेंस। अब उसने यहाँ पे सिंपल यही लिखा हुआ है डिफाइन फोकल लेंथ, तो दो चीज़ों के दरमियान डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड मिरर है तो पोल ऑफ द मिरर, लेंस है तो ऑप्टिकल सेंटर ऑफ मिरर इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ। व्हाट इज लीनियर मैग्नीफिकेशन। लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या है, दो चीज़ों के दरमियान रेशो। एम किसकी इक्वल होती है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट में रेशो, या ये किसकी इक्वल होती है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट में रेशो, दैट इज कॉल्ड एज लीनियर मैग्नीफिकेशन जी। 22 में कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड इररेगुलर रिफ्लेक्शन। देखिएगा रेगुलर और इररेगुलर रिफ्लेक्शन क्या, दो तरह की रिफ्लेक्शंस होती हैं, वन इज कॉल्ड एज रेगुलर एंड अदर वन इज कॉल्ड एज इररेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सर्फेसिस, जैसे ये सारी प्लेन सर्फेसिस उनसे रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है। याद रखना आपने रेगुलर रिफ्लेक्शन के अंदर हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस किसकी इक्वल होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, ठीक है। इररेगुलर रिफ्लेक्शन रफ सर्फेसिस से, ठीक है, जो अनइवन सर्फेसिस होंगी उनसे जितनी भी रिफ्लेक्शन होगी दैट इज कॉल्ड एज, उसमें लाइट की रेज डिस्पर्स हो जाती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल नहीं होता। ये जो मैंने 22 गलती से रीड आउट कर दी, इसको बाद में देखते हैं। 16 में है व्हाट इज एन एंडोस्कोप। देखिए एंडोस्कोप क्या है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, फोटोग्राफ करने के लिए इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन्स, ह्यूमन ऑर्गन्स के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को फोटोग्राफ करने के लिए जो हम डिवाइस यूज़ करते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज एन एंडोस्कोप। 17 में कहता है जी व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। भाई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होना चाहिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। भाई क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर होगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी, अगर क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर नहीं है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो सकती। एयर, ठीक है, ग्लास, कोई भी मीडियम, लाइट की रे,
ये बना एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, यहाँ पे कुछ भी एंगल बना, जब मैं थोड़ा सा और इंक्रीज करूँगा तो लाइट की रे ऐसे चली जाएगी, यहाँ पर ये एंगल कितना बन जाएगा 90 डिग्रीज का, ठीक है जी। उस वक्त इस आई को क्या नाम दिया जाएगा, सी का। जब ये आई ग्रेटर देन सी होगा तो लाइट की रे अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहाँ पे आर बना, नाउ आई इज ग्रेटर देन सी, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। 18, 19 एंड 20 नहीं कर रहे हम, ये 18, 19 एंड 20 जैसे हमने एमसीक्यू नंबर 29 और 61 नहीं किया था, उसी एक टॉपिक का हिस्सा है। 21 में देखिएगा डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लो जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, उसकी डेफिनेशन ये है जी क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। देखिएगा जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो चीज़ों के दरमियान रेशियो होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, n इज इक्वल टू c/v। फर्दर एक और बात भी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये बताता है कि किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी है। ये n हमें ये बताता है इंफॉर्मेशन कि स्पीड कितनी है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम कितनी होगी। अब अहम सारी बात, अगर n की वैल्यू ग्रेटर है तो स्पीड हमेशा याद रखिएगा लेस होगी, और अगर n की वैल्यू लेसर है तो स्पीड हमेशा क्या होगी, ग्रेटर, ज़्यादा होगी, ठीक है जी। ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताता है। फिर इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की दो सेम चीज़ों के दरमियान रेशियो होती है तो इट हैज़ नो यूनिट, भाई इसका यूनिट नहीं होता जी। क्वेश्चन नंबर 22 में पहले भी बता चुका हूँ, फिर पढ़ देता हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन जो कि प्लेन एंड स्मूथ सर्फेसेस से होती है, दैट इज कॉल्ड एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसके अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, इक्वल, ठीक है जी। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन जो कि किन सर्फेसेस से होती है, अनइवन सर्फेसेस से या रफ सर्फेसेस से होती है, दैट इज कॉल्ड एज इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। 23 में कहता है स्टेट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बोर्ड में भी आ चुका हुआ क्वेश्चन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, मैं सिर्फ रीड आउट कर रहा हूँ। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के लॉज, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, दे ऑल लाई इन सेम प्लेन। ये थे जी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लिखने की जरूरत नहीं है, हम पढ़ चुके हुए हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 24 में है जी डिफाइन स्नेल्स लॉ, राइट डाउन इट्स फार्मूला। लो जी, स्नेल्स लॉ का फार्मूला लिखना है। और स्नेल्स लॉ क्या है, देखिएगा स्नेल्स लॉ क्या है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई टू साइन ऑफ एंगल ऑफ ये देखिएगा रिफ्रैक्शन आर इज ऑलवेज क्या है, कांस्टेंट, एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड एज एन, जिसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नाम देते हैं। वो n1 और n2 में रेशियो होती है। रेशियो ऑफ क्या चीज़, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम की विद रिस्पेक्ट टू किसके साथ, फर्स्ट, सेकंड मीडियम की विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, दैट इज कॉल्ड एज, इसे हम नाम देते हैं स्नेल्स लॉ का। क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है जी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैग्नीफाइंग पावर एंड रिजॉल्विंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर और रिजॉल्विंग पावर में डिफरेंस क्या है, देखिएगा मैग्नीफाइंग पावर होती है जो एंगुलर साइज ऑफ इमेज फॉर्म बाय लेंस, उसकी रेशियो किसके साथ, एंगुलर साइज ऑफ इमेज फॉर्म बाय नेकेड आई। और रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, द एबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू क्लोजली प्लेस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज रिजॉल्विंग पावर। दो क्लोजली प्लेस ऑब्जेक्ट्स को या पॉइंट सोर्सेज को डिस्टिंग्विश कर सके कोई भी इंस्ट्रूमेंट, दैट इज कॉल्ड एज रिजॉल्विंग पावर। 26 में कहता है डिफाइन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम, बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासिस फ्रॉम, कहाँ से, जब वो पास करती है फ्रॉम वन मीडियम टू एन अदर मीडियम। मैं तो आसान सी बात, रिफ्रैक्शन का मतलब ही मैं ये बताता होता हूँ कि रिफ्रैक्शन का मतलब, किसी भी चीज़ की रिफ्रैक्शन हो रही है ना, रिफ्रैक्शन का मतलब ये होता है क्या चीज़ हो जाना भाई, डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल का क्या हो जाना, चेंज, बदल जाना, रास्ता बदल जाना, जिस तरफ जा रही है डायरेक्शन वो चेंज हो जाना, उससे हम सिंपल से क्या नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन। 27 में कहता है जी डिस्क्राइब सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है, एक मैग्नीफाइंग ग्लास इज कॉल्ड एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप बिकॉज इट प्रोड्यूसेस वर्चुअल अपराइट एंड एनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किस ऑब्जेक्ट का, जो ऑब्जेक्ट प्लेस होता है विद इन द फोकल लेंथ ऑफ लेंस।
28 में कहता है व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज, लेंसेज की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर लेंसेज यूज़ होते हैं। लेंसेज कैमरा के अंदर यूज़ होते हैं, लेंसेज माइक्रोस्कोप के अंदर यूज़ होते हैं, लेंसेज हमने पढ़ा टेलीस्कोप के अंदर यूज़ होता है, लेंसेज एप्लीकेशन है ना, लेंसेज स्लाइड प्रोजेक्टर में यूज़ होता है, लेंसेज फोटोग्राफ एनलार्जर के अंदर यूज़ होता है, लेंसेज जो हम आई ग्लासेस यूज़ करते हैं ना, खुदा न खासा जिसकी आई साइड वीक होती है उसमें भी लेंस यूज़ हो रहे होते हैं। वो कनकेव होता है या कन्वेक्स होता है, वो बाद की डिस्कशन है। व्हाट इज़ प्रिज्म, क्या है जी। प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट बॉडी होती है विद एटलीस्ट 2 पॉलिश प्लेन फेसेस इंक्लाइन टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम विच लाइट, जिससे क्या होती है लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। ट्रांसपेरेंट बॉडी ऐसे इस शेप का होता है जी प्रिज्म, आपने देखा होगा ट्राइंगुलर शेप का, ठीक है होगी बात है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर बेटा 30 में कहता है स्टेट द डिफरेंस बिटवीन कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। पर कनकेव और कन्वेक्स मिरर में डिफरेंस बता दीजिए। कनकेव और कन्वेक्स मिरर में मैं शॉर्ट सा बता देता हूँ। कनकेव मिरर इज कॉल्ड एज कन्वर्जिंग मिरर, कन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड एज डाइवर्जिंग मिरर। कनकेव मिरर से रियल इमेजेस बनते हैं, कनकेव मिरर से वर्चुअल इमेजेस बनते हैं। कनकेव मिरर का फोकस रियल फोकस होता है। कनकेव मिरर से बनने वाले इमेजेस स्मॉलर साइज़ के भी हो सकते हैं, सेम साइज़ के भी हो सकते हैं और एनलार्ज भी। कन्वेक्स मिरर सिर्फ एक छोटी सी बात, कन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड एज डाइवर्जिंग मिरर। कन्वेक्स मिरर से बनने वाले इमेजेस हमेशा स्मॉलर इन साइज, कन्वेक्स मिरर से बनने वाले इमेजेस हमेशा वर्चुअल, कन्वेक्स मिरर से बनने वाले इमेजेस हमेशा इरेक्ट। ठीक, ये बेसिक डिफरेंस है जी। डिफाइन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है बिकम ग्रेटर देन। अभी मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई थी जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे बता देता हूँ जी। एंगल ऑफ इंसिडेंस जब ग्रेटर हो जाता है क्रिटिकल एंगल से तो लाइट इज टोटली रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम मीडियम। भाई लाइट उसी मीडियम में दोबारा से वापस आ जाती है, दैट इज कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है जी, ये लाइट थी तो ये वापस आ गई, जब वापस आ गई ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना। इस वक्त ये एंगल आई था दैट इज ग्रेटर देन सी, क्रिटिकल एंगल से क्या हो जाता है ग्रेटर हो जाता है जी। ठीक होगी बात। इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन भी है कि लाइट मस्ट एंटर फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, और दूसरी कंडीशन क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होना चाहिए। ये हो गया जी हमारा 31 भी कंप्लीट हो गया जी। 31 के बाद 32 में जी, 32 में कहता है डिफाइन रिजॉल्विंग पावर। तो मैं अभी पहले भी बता चुका हूँ रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, द एबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू क्लोजली प्लेस ऑब्जेक्ट और पॉइंट सोर्सेज इज कॉल्ड एज रिजॉल्विंग पावर। उसे हम किस चीज़ क्या नाम देते हैं, वो क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड एज रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट जी। क्लियर हो गया जी। रिजॉल्विंग पावर के बाद हमारा है जी क्वेश्चन नंबर 33 में डिफाइन पोल ऑफ द मिरर। मिरर का पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ मिरर इज कॉल्ड एज पोल ऑफ द मिरर। मिरर का जो सेंटर होता है यानी कर्व होती है ना, सरफेस मिरर की ऐसे कर्व्ड होती है। 33 में देखिए मिरर मैंने बना लिया, ये कर्व्ड है, ये जो उसका सेंटर होता है इसे हम क्या नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पोल, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज़ के साथ, विद पी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गया जी बेटा। 33 हो गया। 33 के बाद राइट एनी थ्री यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। देखिए इस 57 में हमने बस यहाँ तक सपोज कर ली, हमने 33 तक किए जी, बाकी हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि कितने एडिशनल क्वेश्चन हम और कर सकते हैं। 57 लेक्चर को हम यहीं पे वाइंड अप करते ताकि आपके पास उतनी चीज़ हो जितनी आप याद कर सके, जितनी आप डाइजेस्ट कर सकें जी। यहाँ पर बेटा लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह नए लेक्चर में मज़ीद जितने शॉर्ट क्वेश्चंस रह गए हैं, एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन, और हमारी जो बुक की साइड इन्फॉर्मेशन थी, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत लेंथी था और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर गिवन है। फिर से लेक्चर के इख्तिताम पर वही छोटी सी बात, जो हदीस का सिलसिला हमने शुरू किया हुआ था, उसी से मुतल्लिका एक हदीस बता रहा हूँ आपको, बड़ी अहम सी और बड़ी ही इंपॉर्टेंट हदीस है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो ईमानदार नहीं वो कामिल ईमान वाला नहीं, जिसका वज़ू नहीं उसकी नमाज नहीं, और जो नमाज ना पढ़े उसका कोई दीन नहीं। नमाज का दर्जा दीन में ऐसा ही है जैसे सर का दर्जा बदन में है, यानी जैसे सर के बगैर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता, इसी तरह नमाज के बगैर दीन बाकी नहीं रह सकता। बड़ी अहम सी हदीस थी, गौर से तवज्जो से ज़हन नशीन करके सोचिए कि इसके बारे में कि इसमें क्या क्या बातें बताई गई हैं कि जो ईमानतदार नहीं
वो कामिल ईमान वाला नहीं, जिसका वज़ू नहीं उसकी नमाज नहीं, और जो नमाज ना पढ़े उसका कोई दीन नहीं। ठीक है जी, इंशाल्लाह बेटा नए लेक्चर में, लेक्चर नंबर 58 में हम जो मज़ीद हमारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन, एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन रह गए हैं, वो जो साइड इन्फॉर्मेशन वाले रह गए उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। बाकी जो रिमेनिंग रह जाएंगे वो हम किसी और टॉपिक के साथ उसको डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए बेटा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।